हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद मैं थोड़ा डेवेस्टेटेड था, होना भी चाहिए, मेहनत की थी तो थोड़ा बुरा लगा। तो मैंने 1-2 हफ्ते का ब्रेक लिया था, घूमने चला गया था उत्तराखंड, वैली ऑफ फ्लावर, सारे प्रयाग देख लिए, सब कुछ कर लिया। उसके रिलेटेड एक डिटेल पोस्ट मैंने डाली थी, काफ़ी लोगों ने लाइक वाइक किया। तो अगर आप लोग भी प्रीलिम्स के रिज़ल्ट से हताहत हैं और थोड़ा सा एनर्जी रिस्टोर करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि टेक अ ब्रेक। एक आध हफ्ते कहीं घूम के आओ, अच्छा लगता है, फिर उसके बाद कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करने का मन करता है। ठीक है, तो अभी का जो हमारा टारगेट है वो क्या है। एज़ यू ऑल नो कि मुझे 80 से 90 घंटे का लेक्चर लेने का ना तो मन करता है, ना ही उनका कोई यूटिलिटी होती है फाइनल एग्ज़ाम में, जैसा कि हमने प्रीलिम्स में देखा। ठीक, तो हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए हम अपने नोट्स बनाएंगे, टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज करेंगे, उनकी स्टाइल को एनालाइज करेंगे, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब वहीं से पता चलता है। ठीक है, जैसे जो हमारे PYQs के ऑफिशियल आंसर की होते हैं, दे आर आवर ओनली सोर्स फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, वैसे ही जो हमारी टॉपर्स कॉपी होती है और जो हमारा PYQs होता है, दे आर द सोर्स टू आवर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, सो इसको ध्यान में रखते हुए हम चीज़ करेंगे और हमारा टारगेट है 500 प्लस क्वेश्चंस सॉल्व करना, इससे ज़्यादा ही करेंगे, इससे कम नहीं करेंगे। ठीक है, 426 दिन है टिल द नेक्स्ट मेंस और बहुत ही अचीवेबल टारगेट है, कर जाएंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग के लिए दो चीज़ पैरेलल चलेगी, जैसे अपना GS1 और सोशोलॉजी में जो लोग मेरे साथ सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, पेपर 2 वहाँ पे भी हम करेंगे। ठीक है, तो GS1 और पेपर 2 ये दो चीज़ें पैरेलल में चलेंगी। तो जो जिनका सोशोलॉजी नहीं है वो आप अपना कर ही रहोगे कहीं से भी, बाकी मेरे साथ ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो। और मैंने अभी देखा कैलेंडर, 426 दिन है नेक्स्ट डे का, तो कर ले जाएंगे। और ठीक है, रोना धोना हो गया प्रीलिम्स का, अब वी विल स्टार्ट। तो हिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम प्रीलिम्स के लिए तो बहुत पढ़ते हैं फैक्चुअल नॉलेज, बट जब उसको मेंस के आंसर में लिखना होता है थोड़ी दिक्कत होती है, तो उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस सीरीज़ में। ठीक है, आज के लिए एक क्वेश्चन कराऊंगा और उसके शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगा, टॉपर्स की कॉपी देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है उसमें। उसके बाद ऐसे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक पे। और जब जैसे लेट से GS1 में अगर आपने 50-60 क्वेश्चन कर लिए, लेट से सिर्फ हिस्ट्री में आपने 20-30 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आपको ना एक पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हिस्ट्री लिखनी कैसी है। फिर जो बीच के गैप फिलिंग होती है वो आप लोग खुद इतने दिमागदार हो कि कर ले जाओगे। ठीक है, बट मेरा ये टारगेट है कि PYQs और टॉपर्स कॉपी के क्वेश्चन के थ्रू हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना सीख जाएं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना और समझना सीख जाएं। दैट इज़ माय गोल हियर एंड वी विल डू दैट। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करेंगे आर्ट एंड कल्चर से। तो सबसे पहले तो जो हमारा सेंट्रल आइडिया है कि आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना कैसे है, ठीक है, तो उसका वही है कि हम कीवर्ड बाय कीवर्ड, थीम बाय थीम और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर में अगर आप देखो तो जैसे कि मेरे पास ये मेरा सिलेबस अभी पड़ा हुआ है, तो इसका जो फर्स्ट लाइन है वो क्या बोलता है, इंडियन कल्चर, सेलियंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, सेलियंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स पूछ रहा है, बट इससे कुछ समझ नहीं आता, बिल्कुल सिंपल लाइन दी, क्या ही समझोगे इससे। ठीक है, तो PYQ एनालिसिस कम्स टू हेल्प। ठीक, PYQ का भी हमें मेटा एनालिसिस करना है। ठीक है, नॉट जस्ट सिंपल एनालिसिस की क्वेश्चन देख लिया, उसके आंसर पढ़ लिए, समझ लिए, हो गया, नहीं, उसको थोड़ा प्रोजेक्ट करेंगे, उसको थोड़ा उसका पोस्टमार्टम करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है और क्या हो सकता है, इस तरह की चीज़ें करेंगे। ठीक, टॉपर्स कॉपी का हम मेटा एनालिसिस करेंगे, है ना, उसके जो अनसेड स्ट्रक्चर हैं, अनसेड ट्रूथ हैं, उसके बारे में भी अनकवर करेंगे। उसके बाद जो सबसे मेन काम मैं आपका करा दूंगा वो ये है कि हमारे पास ना रेडीमेड इंट्रोडक्शन और रेडीमेड कंक्लूजन रहेगा। जैसे आज मैं आपको कराऊंगा पेंटिंग का एक चैप्टर। ठीक है, पेंटिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से, तो मैं पेंटिंग का एक रेडीमेड कंक्लूजन, एक रेडीमेड इंट्रो आपको दे दूंगा। कहीं भी आप वही लिख के आएंगे, बॉडी उस हिसाब से आप अपना लिख लेंगे जो क्वेश्चन का डिमांड होगा। और इससे क्या होगा ना कि जब आपके पास रेडीमेड कंक्लूजन और रेडीमेड इंट्रोडक्शन रहता है तो यू गेट अ लॉट ऑफ ब्रीदिंग स्पेस एंड अ लॉट ऑफ मेंटल क्लैरिटी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अगर आप में से किसी ने टेस्ट लिखा होगा, आपको ये चीज़ पता चलेगी कि 20 क्वेश्चन 3 घंटे में लिखना थोड़ा टफ होता है, बट वंस यू हैव सेट इंट्रो एंड कंक्लूजन,
आपको बॉडी फटाफट लिखना, स्ट्रक्चर बनाना, और बॉडी के लिए भी हम अलग अलग थीम्स, अलग अलग आइडियाज़ एक्सप्लोर करेंगे कि बॉडी को कैसे लिखा जा सकता है मैकेनिकली, है ना, लॉजिकली, आपको वहाँ जाके रीइन्वेंट ना करना पड़े हर चीज़। तो वो अपना इसमें गोल रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे कि किस एग्जाम्पल से क्या निकाला जा सकता है, किस पेंटिंग से क्या चीज़ समझी जा सकती है, इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। स्मार्ट ब्लफ कैसे कर सकते हैं इन केस आपके पास कंटेंट नहीं हुआ तो। किसी चीज़ जैसे हिस्ट्री में मोस्टली होता है कि आपको याद है तो है, नहीं है तो नहीं है, बट अगर नहीं भी है तो भी स्मार्ट ब्लफ कैसे किया जा सकता है, डायमेंशंस कैसे बनाया जा सकता है, सब डायमेंशन कैसे बनाया जा सकता है, जो चीज़ पूछी गई है अगर वो पता है तो ठीक है, जो अगर जो पूछी गई है वो नहीं पता है तो जो तुम्हें पता है वो कैसे लिखना है, उसको स्मार्ट ब्लफ कहते हैं, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में। तो दो चार चीज़ें ये भी देखा करेंगे। एक एक्स फैक्टर ऐड करना होता है आपको एग्ज़ाम में, जो कि आपके आंसर को बाकियों से अलग बनाता है। अच्छा देखो, बाकियों से अलग बनाने के लिए बहुत पीछे नहीं पड़ना है। एक सिंपल चीज़ अगर आप समझो, मैं कल एक मैथमेटिक्स कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। वेट, देखो जैसे ये है कि आपके ना 20 क्वेश्चंस हैं, 20 में से लेट से जो 6 to 7 क्वेश्चंस हैं वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आपके 60% मार्क्स आ रहे हैं उसमें, मतलब 10 में 6 आ रहे हैं, 15 में जो भी 9, 8, 8.5, 9, और जो 7 से 8 क्वेश्चन है वो 40%, मतलब 10 में से 4 नंबर, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ करोगे तब भी 10 में से 4 नंबर मिलेगा। और जो बाकी के 5 से 6 क्वेश्चन हैं उसमें मैंने काउंट किया था कि 20 से 30% ही नंबर आ रहे हैं, मान लो 30% कर लो इसको, ठीक है, 30% कर लो, मतलब 10 में से सिर्फ 3 नंबर, 15 में से सिर्फ 4.5 नंबर, ठीक है। अगर इस एवरेज से भी आप आंसर लिखोगे तो भी पता है आपको ऑन एन एवरेज कितना नंबर बनेगा, 44%। अगर 1000 नंबर जीएस के 1, 2, 3, 4 पेपर हैं, इनके 440 मार्क्स बनेंगे, और ये जो हैं 440 और 450 मार्क्स जो ना टॉपर्स के आते हैं, मतलब टॉप 50, टॉप 20 वाले जीएस में इतना स्कोर करते हैं, 450, 440। तो इनको हमेशा नहीं चेज़ करते रहना है ना, इन पे भी ध्यान देना है कि भाई 5 से 6 क्वेश्चन में जो 30% लेके आना है उनमें स्मार्ट ब्लफ करना है, उनके पार्ट्स को आंसर करना है। कुछ बहुत तुम्हें जादू ही नहीं आता तो कुछ तो लिख के आओगे ना, मतलब ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे प्रीलिम्स में भी क्या हुआ कि 30-40 क्वेश्चन मुझे आता था, उसके बाद तो फिर वही है कि आप अपना ज्ञान लगाओ, थोड़ा इधर उधर करो, थोड़ा स्मार्ट ब्लफ करो, थोड़ा रिस्क लो, तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। नेचर ऑफ एग्जाम इज एज सच, तो ये मैथमेटिक्स आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। गिवन दैट अभी आज का लेक्चर थोड़ा बेस बनाने में लग जाएगा, उसके बाद से क्वेश्चन डिस्कस होता रहेगा, ठीक है। चलो, तो स्मार्ट ब्लफ देख लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत करंट वैल्यू एडिशन होगा, एक्स फैक्टर मैं बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में क्या लिखा जा सकता था। ये मैंने टॉपर्स की कॉपी से सीखा है, एनालाइज किया है, समझा है, ठीक। और आंसर राइटिंग के जो कुछ फ्रेमवर्क हम डिस्कस करेंगे, जैसे अभी शुरुआत के लिए एक क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क होता है कि जैसे आपको डिस्कस करने आ गया कि भाई किसी आर्ट फॉर्म का इम्पैक्ट जो है इंडियन सोसाइटी पे क्या रहा, तो आप स्टार्ट करो एकदम प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से लेके, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद बाकी का जो अपना अजंता एलोरा केव्स है, गंधारा केव्स है, इस तरह से आप क्रोनोलॉजिकली आ सकते हो। स्टेक होल्डर अप्रोच में कि एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म का क्या क्या इम्पैक्ट रहा, तो उस समय के जो स्टेक होल्डर हैं, सोसाइटी होगी, मेल फीमेल होंगे, किंग होंगे, फार्मर्स होंगे, तो वहाँ के स्टेक होल्डर एनालाइज करके आप आंसर लिख सकते हो। पेस्टल अप्रोच बिल्कुल सिंपल एंड सोबर अप्रोच है, इसको भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज़ नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, धीरे धीरे ऐड ऑन होता रहेगा। तो आज हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे पेंटिंग से। एक हमारा आर्ट फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म है, और पेंटिंग को हम अच्छे से पढ़ेंगे, और पेंटिंग में भी बहुत हम माइक्रो थीम पकड़ेंगे, वो है एंशियंट केव पेंटिंग, ठीक है, एंशियंट केव पेंटिंग, ठीक। इसको लेके हम एक टॉपर्स का आंसर देखेंगे, अब देखेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है, फिर उस पर हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और आज इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। लेट मी पुट माई लैपटॉप ऑन चार्ज, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या है। ये इस साल की AIR 1 का कॉपी है और विज़न की टेस्ट सीरीज़ से है, सॉरी वाजीराम एंड रवि के टेस्ट सीरीज़ से है। तो क्वेश्चन क्या आया कि केव पेंटिंग्स आर द विंडोज़ इनटू द एस्थेटिक सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिवनेस ऑफ एंशिएंट ह्यूमंस
डिस्कस द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडियन केव्स एंड पेंटिंग्स। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन दिखे ना, तो सबसे पहले क्या करना है, उसके पार्ट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो है हमें केव पेंटिंग्स पे फोकस करना है, मतलब एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। केव पेंटिंग्स जो है वो दिखा रहा है कि हमारी जो एस्थेटिक सेंसिटिविटी है और क्रिएटिवनेस को दिखा रहा है एंशियंट ह्यूमंस में। देखो, अब अगर क्वेश्चंस आपके गवर्नेंस में आए, पॉलिटी में आए, इकॉनमी में आए, तो उनमें पार्ट, सब पार्ट्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स देना आसान होता है। बट हिस्ट्री में चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, है ना, क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत लिमिटेड होता है और उसी को यूज़ करके आपको आंसर लिखना होता है। तो ये जो पार्ट्स में ब्रेक करने वाली चीज़ है, हिस्ट्री में अगर ना भी चलें देन ऑल्सो ओके, बट ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द पार्ट्स एंड सब पार्ट्स। तो क्या बोल रहा है कि जो केव पेंटिंग्स हैं दे आर विंडो इनटू द एस्थेटिक सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिवनेस। तो आपको क्या करना है कि केव पेंटिंग्स देखनी है, उनमें से ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जो ये दर्शा रहे हैं, मतलब जो ये शो कर रहे हैं कि एस्थेटिक सेंसिटिविटी थी पुराने ह्यूमंस में और उनमें क्रिएटिवनेस का एक कंपोनेंट था, एक एंगल था। ठीक है, तो बेसिकली यही दो पार्ट हैं कि आपको एस्थेटिक सेंसिटिविटी दिखानी है प्लस क्रिएटिवनेस दिखानी है, और डिस्कस इट विद रेफरेंस टू द एंशियंट इंडिया केव पेंटिंग्स। ठीक है, तो केव पेंटिंग्स के थ्रू आपको एस्थेटिक और सेंसिटिविटी को दर्शाना है, दैट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो सबसे पहला जो अपना एल्गोरिथमिकली हम अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज़ टू आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, देन पार्ट्स एंड सब पार्ट्स, एंड देन आपको उसके कंटेंट को लिखना होता है। ठीक है, तो लेट्स से अब स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या लिखा है अपने इंट्रोडक्शन में। अगर आप इनका इंट्रोडक्शन देखो तो बिल्कुल सिंपल सोबर है, कुछ भी कलात्मक ऐसा कुछ किया नहीं है। पेंटिंग्स आर द वेरी क्रूशियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री विच depicts the way of life, culture, language, etc. any given period, hence are used extensively by the historians to study the past। मतलब उन्होंने बताया कि जो पेंटिंग्स है वो लैंग्वेज, आर्ट, कल्चर, वे ऑफ लाइफ ऐसा दिखाता है, इसलिए जो हिस्टोरियंस होते हैं दे यूज इट एक्सटेंसिवली। ठीक है, ये मुझे समझ आ गया कि बिल्कुल जेनरिक चीज़ है, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है। मतलब इसका ये देखो, इंट्रोडक्शन कई तरीके के हो सकते हैं, या तो आप डेटा दे दो, फैक्ट दे। अब इसमें डेटा फैक्ट तो कुछ दोगे नहीं। पेंटिंग जो है बहुत स्टैटिक चीज़ है, तो उसमें क्या है कि आपको, और या तो कॉन्टेक्चुअल दे दो, है ना, कि या तो जो केव पेंटिंग्स हैं उनकी एस्थेटिक और क्रिएटिवनेस कैसी थी, उसको कोई कॉन्टेक्चुअल, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन आता हो या उस समय आप बना पाओ, विच इज़ वेरी टफ टू थिंक इन दो 6-7 मिनट्स। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपने पास सबसे पहले जो करेंगे कि आर्ट मतलब आर्ट कल्चर में पेंटिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए, हमारे पास रेडीमेड इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और वो मैंने उठाई है सीधा एनसीईआरटी से। ठीक है, जो एनसीईआरटी की अपनी फाइन आर्ट्स की बुक है, वहाँ से मैंने ये इंट्रोडक्शन उठाया है। क्या लिखना है, सिंपल आपको, पेंटिंग एंड ड्राइंग वर द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स प्रैक्टिस्ड बाय ह्यूमन बीइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स यूजिंग द केव वॉल्स एज देयर कैनवस। सिंपल, आप इसको कहीं भी यूज कर लो। पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स यूज्ड बाय सम XYZ टाइम्स, आप मिडिवल फॉर्म में डाल दो, मॉडर्न टाइम्स में डाल दो, कुछ भी डाल दो, ऐसा डाल दो कि जो पेंटिंग है इट इज़ यूज्ड बाय ह्यूमंस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन ओल्डन टाइम। वो केव पे पेंटिंग करते थे, उसके बाद उन्होंने म्यूरल पेंटिंग बनाना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने पेजेस पे बनाए, उसके बाद पत्तों पे बनाए, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट तरीके से हो गया। बट ये रेडीमेड इंट्रोडक्शन आपके पास है कि पेंटिंग्स आर यूज टू एक्सप्रेस ह्यूमंस, है ना, मतलब ह्यूमंस यूज्ड पेंटिंग टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू आउट द टाइम। ठीक है, ये आपको लिख देना सिंपल, बिल्कुल सोचना नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल इंट्रोडक्शन जहाँ भी आप लिख दो। एनसीईआरटी की लाइन है, कोई गलत नहीं काट सकता। ठीक, और वो आपको एवरेज वाला याद होगा कि ऑन एन एवरेज आपको 40 to 50% मार्क्स ही स्कोर करने हैं इन ईच क्वेश्चन, और आप बढ़िया कर जाओगे। और बाकी जो हम एक्स फैक्टर वगैरह डिस्कस करेंगे उससे आपका 0.5 और 1 मार्क्स जो ज़्यादा आएगा वो आपको टॉपर्स की लिस्ट में डालेगा, तो दैट इज़ द गोल। ठीक, तो इंट्रोडक्शन हमारा सॉर्टेड हो गया कि अगर पेंटिंग्स पे लेके कोई भी क्वेश्चन आए हम वो इंट्रोडक्शन लिख देंगे। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमने इनका काट दिया। इनका भी अच्छा है कि हिस्टोरियंस ने यूज़ किया वगैरह वगैरह, बट हम थोड़ा अपना टेम्पलेट बना के चलेंगे। ठीक है,
इन्होंने उसके बाद लिखा सिग्निफिकेंस ऑफ केव पेंटिंग्स, ठीक है। पेंटिंग्स हैव बीन यूज्ड सिंस द प्री हिस्टोरिक केव्स इन द फॉर्म ऑफ केव पेंटिंग्स। उनने वही चीज़ वापस से लिख दी। कोई इसका मतलब ये लाइन है, ये कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहा आपके आंसर में, ठीक है। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो उसके बाद क्या हुआ कि अब देखो, हाँ, तो आपने ये वाली लाइन लिख दी इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आप थोड़ा बहुत, अगर आपको इंक्रीज़ करना है, आपको लग रहा है कि आपके पास कंटेंट नहीं है, तो थोड़ा बहुत खींच दो कि हाँ पेंटिंग्स और किस किस के लिए यूज होती थी। बट इन जनरल दैट अभी हम अपना कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं, तो हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि जो पेंटिंग्स होती हैं वो यूज़ कहाँ कहाँ होती हैं। किसी जगह के कल्चर को दिखाने के लिए यूज़ हो सकती हैं, वे ऑफ लाइफ को दिखाने के लिए यूज़ हो सकती हैं, सोसाइटी उस समय की कैसी थी ये दिखाने के लिए यूज़ हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसा था इसके लिए यूज़ हो सकती है, फीचर्स क्या थे उस समय के सोसाइटी के, उनके कपड़े कैसे थे, उनका जो इकोनॉमिक सेटअप था वो कैसा था, वो एग्रेरियन थे या बिजनेसमैन थे, इस तरह की चीज़ें भी पेंटिंग्स में दिखती हैं। विजुअल रिकॉर्ड, जैसे हम लोग डायरी बनाते हैं, जैसे हम लोग अपना डे टू डे लाइफ को रिकॉर्ड करने के लिए डायरी बनाते हैं, आजकल व्लॉग्स बनाते हैं लोग, तो उस समय वो पेंटिंग्स बनाया करते थे। दिस कैन ऑल्सो बी यूज, ठीक है। उसके बाद होम डेकोरेशन के लिए हम लोग आज इंटीरियर डिज़ाइन कराते हैं, उस समय वो लोग पेंटिंग बनवाते थे, ठीक है। तो ये आप ये यूज़ ऑफ पेंटिंग में हल्का सा दो तीन लाइन लिख के आगे बढ़ जाओ, अगर आपके पास फॉर्डर नहीं है अच्छा कुछ लिखने को, ठीक है। और देखो अब स्टार्ट करेंगे हम कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि जो केव पेंटिंग्स हैं दे आर विंडोज इनटू एस्थेटिक सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिवनेस ऑफ एंशियंट ह्यूमंस, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना एंशियंट ह्यूमन ने किस तरह से पेंटिंग को इवॉल्व किया, ठीक। तो अब एंशियंट की बात आ गई, तो हम सबसे पहले अपना जो हिस्ट्री का पार्ट है, मतलब जो हमारे फाइन आर्ट्स में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो मोस्टली जो है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के बारे में दिया हुआ है, भीमबेटका वाले की। तो वो तो आपके आंसर में दिखना ही चाहिए, ठीक है। ये बेसिक मिनिमम हो गया। तो यहाँ पे मैंने उस चीज़ का आपको शॉर्ट फॉर्म बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहले अपर पैलियोलिथिक में किस तरह की पेंटिंग्स थी, जैसे भीमबेटका पेंटिंग में मध्य प्रदेश में जो है, उसमें क्या था कि लार्ज लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनिमल्स लाइक बीसॉन, टाइगर्स एक्सेट्रा, एनिमल के रिप्रेजेंटेशन थे, ठीक है। ज्योमेट्रिक शेप्स का यूज हुआ, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस थी, क्योंकि उन्होंने इतने एनिमल्स को डिपिक्ट किया था, इससे ये शो होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को लेकर बहुत अवेयर थे, खास करके जानवरों को लेके, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ आपने मेंशन कर दी, ठीक। ये हो गया अपर पैलियोलिथिक में। उसके बाद लखुडियार का केव जो उत्तराखंड में है, वहाँ पे स्टिक लाइक ह्यूमंस फिगर दिखाते हैं, जो कि डांसिंग कपल दिखाता है, सोशल लाइफ दिखाता है, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये चीज़ लिखी, ठीक, आपको ये चीज़ जो है वो एक्स फैक्टर में ऐड कर देनी है, ठीक। आप ये वाली इमेज और ये वाली इमेज ड्रॉ करके आ जाइए, ठीक है। ये इमेज जो है वो बहुत ऐसे वो नहीं है कि आपसे ड्रॉ ना हो, ठीक है। इस तरह से कुछ भी करके, इस तरह से कुछ भी करके आप ड्रॉ कर दें, एक ऐसा बॉक्स बना दें, ठीक है। इमेज फाउंड इन द लखुडियार, ये आपका हो गया सोशल लाइफ, ये आपका हो गया एनिमल्स, ठीक है। ये आपका एक्स फैक्टर ऐड हो गया, टॉपर से बढ़िया आपका आंसर बन गया। ये करना है, ठीक है। ये एक्स फैक्टर हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ये ब्लफ करना हो गया अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक। और ये जो हो गया वो बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ हो गई जिसको हम टारगेट करेंगे, ठीक। तो अपर पैलियोलिथिक में हमने भीमबेटका पेंटिंग्स देख ली, लीनियर रिप्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्रिक एनवायरमेंटल अवेयरनेस है। लखुडियार केव में उत्तराखंड में स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स, डांसिंग कपल, सोशल लाइफ दिखाता है जो कि, ठीक है। और कुछ कुछ फीचर्स के बारे में हम जान लेते हैं कि जो भीमबेटका में पेंटिंग्स मिली थी या जो हमारी अपर पैलियोलिथिक में पेंटिंग्स मिली थी उनके फीचर्स क्या थे। अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि आपको उनकी एस्थेटिक और क्रिएटिविटी को दिखाना है, ठीक है। अब इसमें आप बोल दो कि जो डांसिंग कपल और सोशल लाइफ को उन्होंने दिखाया तो बहुत इंट्रिकेसी के साथ दिखाया, ये दिखाता है कि उनके अंदर सोशल लाइफ डेवलप्ड था एंड दे वर क्रिएटिव एनफ टू कैप्चर दोज मोमेंट। इस तरह से आप क्रिएटिव वर्ड ऐड करते जाओ, बीच बीच में एक दो जगह डाल दो। देखो क्या होता है कि ये जो मैम ने आंसर लिखा है, अब इनका देखो स्मार्ट ब्लफ, देखो ऐसे ही आप टॉपर बनते हो कि क्वेश्चन पूछा गया था कि एस्थेटिक सेंसिटिविटी और क्रिएटिवनेस दिखाओ। अब क्या हुआ कि अब आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपको पता नहीं है ना कि हर जगह एस्थेटिक और क्रिएटिवनेस कैसे देखें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधा लिखा कि स्टोन एज में इस तरह की पेंटिंग थी,
इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस तरह की पेंटिंग थी, फिर एंशियंट इंडिया में इस तरह की पेंटिंग थी, ये वो, ठीक है। इन्होंने कहीं पे भी वो क्रिएटिविटी और एस्थेटिक मेंशन नहीं किया, बट लास्ट में जब इन्होंने कंक्लूजन किया, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि एस्थेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ डेकोरेशन दस दीज केप पेंटिंग्स हैड, ठीक है, लिखा है जो इनको याद है, इन्होंने अपना अपना लिख दिया कि जो इनको याद है वो लिख दिया कि इस पेंटिंग में ये था, इस पेंटिंग में ये था, इस पेंटिंग में ये था। बाद में एस्थेटिक लिख दिया, रिलीजियस सिग्निफिकेंस लिख दिया, और बीच में एक दो जगह क्रिएटिव वर्ड यूज किया है। तो अब एग्जामिनर को जब भी देखेगा उसको लगेगा कि हाँ भाई डिमांड आंसर हुआ है। तो इस तरह से, जैसे अब आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है कि एस्थेटिक और क्रिएटिवनेस को कैसे शो करूँ, तो जो पता है वही लिखो, लास्ट में कंक्लूजन में वो दो कीवर्ड डाल देना। ये हो गया आपका स्मार्ट ब्लफ करने का तरीका। चलो, अभी तो खैर फिलहाल हम लर्निंग फेज़ में हैं, तो हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है एस्थेटिक और क्रिएटिवनेस देखने की, तो वो हम देखेंगे। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फीचर्स में इन्होंने यूज़ ऑफ गेरू जो कि हेमेटाइट है, दिस शोज देयर क्रिएटिविटी ऑफ मेकिंग मल्टीपल शेड्स ऑफ द कलर्स, है ना, यहाँ पे आप क्रिएटिविटी डाल सकते हो। इसके बाद इन्होंने मल्टीपल कलर पैलेट यूज किया टू शो केस द डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, दिस शोज देयर एस्थेटिक सेंसिटिविटी, ठीक है। देखो आप सेम इन्फॉर्मेशन से आप कैसे कैसे चीज़ें बना सकते हो। अब अगर आप ये गेरू को ऐसा बोल दो कि उनके पास टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट थी, है ना, उनके पास अवेयरनेस थी आसपास के इन्वायरमेंट का, तो भी सही है। एस्थेटिक और क्रिएटिविटी दिखा रहा है तो भी सही है। तो सेम इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है हमको, ठीक। वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट उन्होंने यूज़ किया, डांसिंग यूज़ किया, सोशल लाइफ कैसी थी यूज़ किया, हंटिंग गैदरिंग को देखा, आसपास के एनिमल्स इन्वायरमेंट को डिपिक्ट किया, बच्चे को खेलते हुए से लेके जानवर के मरते हुए तक हर चीज़ को कैप्चर किया। तो उनके पास एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम था कवर करने के लिए। दिस शोज देयर क्रिएटिविटी टुवर्ड्स द आर्ट एंड एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। तो इस तरह से आप लिखो जो तुम्हें आता है, और बाद में उसको कनेक्ट करने की एक आपको ये आइडिया डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। अभी होमवर्क दूंगा, उसमें आप लोग करना इसको, ठीक है। मल्टीपल सरफेस एंड डिटेलिंग किया उन्होंने, कभी वॉल पे पेंट कर दिया, कभी छत पे पेंट कर दिया, कभी कहीं दूर पहाड़ पे पेंट कर दिया ताकि लोग देख सकें। दैट इज ऑल्सो शोज देयर क्रिएटिविटी, ठीक है। सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग्स ऑल्सो विजिबल, इसका मतलब ऐसा होता होगा कि किसी एक बंदे ने बनाया, फिर उसको अच्छा नहीं लगा तो उसने दोबारा उसी पे बना दिया, या फिर कोई और आके उस पर बना दिया, उसको इम्प्रूव कर दिया। तो इस तरह से चलता रहा। और इन्होंने ग्रीन को दिया था डांसर्स के लिए, रेड को दिया था हंटर या ह्यूमन फिगर के लिए। तो ये हो गया थोड़ा आपका स्पेसिफिक चीज़, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, प्री हिस्टोरिक में अपर पैलियोलिथिक में जो पेंटिंग्स थी, केव पेंटिंग्स थी, उनके हम फीचर्स के बारे में एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 4-5 लाइन है, इससे ज़्यादा ना आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा ना आपको लिखना है, ठीक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, इससे ज़्यादा आप लिख नहीं पाएंगे। ये टॉपर की कॉपी है, आप देख लो इन्होंने कितना लिखा है। स्टोन एज में लिखा है इन्होंने, पेंटिंग्स एंड सोहागी घाट एंड लखुड़ियार केव्स डिपिक्ट्स द स्टिक लाइक एनिमल एंड ह्यूमन फिगर्स डिपिक्टिंग द सीन्स ऑफ हंटिंग सोशल गैदरिंग। बस इतने में ख़त्म, इतना ही मौका मिलता है भाई। इसी में तो आपने 30-40 वर्ड यूज़ कर लिया ना, 150 ही तो वर्ड है भाई, तो ज़्यादा मत पढ़ो, ठीक है। ये बार बार मैं इन्फोर्स करता रहूँगा आपको। चलो, इनफैक्ट ये भी ज़्यादा है जो मैंने लिखा है, बट इतना याद कर लेना, आपको थोड़ा सेंस करेगा, ठीक है। तो अपर पैलियोलिथिक के 2 एग्जाम्पल हमने पढ़े, भीमबेटका, लखुड़ियार। इसमें क्या है, लीनियर रिप्रेजेंटेशन, स्टिक लाइक फिगर, ये आप लिख देना। इसको कनेक्ट करना कि ये कैसे क्रिएटिविटी को दिखा रहा है, कैसे एस्थेटिक सेंसिटिविटी को दिखा रहा है, आपके आंसर में वो कीवर्ड्स दिखने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम मीजोलिथिक में आ जाते हैं, ठीक है। ऑल दो अब अगर आप इनका देखोगे AIR 1 का, इन्होंने ये पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, चाल्कोलिथिक सिर्फ एक ही सेंटेंस में 30-40 वर्ड में ख़त्म कर दिया है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो पूछ ले कि मतलब इन्हीं तीनों के बारे में बताओ, तो थोड़ा सा स्पेसिफिक भी हमें पता होना चाहिए। ऑल्दो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते नहीं हैं हिस्ट्री के रिलेटेड, एनालिटिकल ही आते हैं, ठीक है। तो मीजोलिथिक में क्या हुआ, भीमबेटका में जो सबसे फेमस केव है, लार्जेस्ट नंबर थे, इसमें मल्टीपल थीम देखने को मिली हमें, स्मॉलर थे, अपने जो ये अपर पैलियोलिथिक से स्मॉलर पेंटिंग बनने लगी, स्टाइलिश थे, कुछ कुछ नेचुरल भी थे, ठीक है। हंटिंग सीन जो है वो डोमिनेट किया, ठीक। इसमें ग्रुप हंटिंग दिखाया गया। अब ग्रुप हंटिंग देख के आप क्या समझ सकते हो कि इनके पास जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग थी वो डेवलप हो चुकी थी कि भाई एक आदमी एक जानवर को नहीं मार सकता, बट मल्टीपल आदमी मिलकर एक जानवर को मार सकते हैं। इस तरह से बार्ड स्पीयर दिखाया, मतलब जो भाला था इनका वो
नुकीला बनने लगा। तो इसका मतलब इस समय तक इनकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी, ये नए नए टूल्स सीख रहे थे। इन्होंने धनुष बाण ले लिया, इन्होंने स्मार्ट ट्रैप बनाने लगे, है ना, जानवरों को ट्रैप करने के लिए, ठीक। मल्टीपल एनिमल्स का इन्होंने डिपिक्शन किया, बर्ड्स दिखाए, लिजर्ड दिखाई, बिशॉन दिखाया, एलिफेंट दिखाया, हॉर्स दिखाया। तो इसका मतलब इनका जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। इस तरह से इन्फॉर्मेशंस को आप आंसर से आप जोड़ते रहो, ठीक। क्लोथिंग, ऑर्नामेंट, मास्क, ये सब दिखाया गया, ठीक है। लव, फियर, चेजिंग, बीइंग चेस्ड बाय एनिमल, मतलब कहीं दिखा रहा है कि एक इंसान जो है वो जानवर को चेज कर रहा है, कहीं दिखा रहा है कि एक जानवर इंसान को चेज कर रहा है, कहीं दिखा रहा है कि इंसान जानवर को मार रहा है, कहीं दिखा रहा है कि वो पेट कर रहा है, मतलब उसको प्यार कर रहा है। तो मतलब दे हैव द एस्थेटिक सेंसिटिविटी टू रिप्रेजेंट द इमोशंस थ्रू द पिक्चर्स। तो इस तरह से आप ये कीवर्ड वहाँ पे चिपका के आओ, ठीक। गैदरिंग ऑफ चिल्ड्रन, प्लेइंग, फैमिली लाइफ, डे टू डे लाइफ, औरतों को काम करता हुआ दिखाया, बच्चों को खेलता हुआ दिखाया, बूढ़ों को सामाजिक गैदरिंग दिखाई, इस तरह की चीज़ें उसमें दिखाएगी। एनिमल फाइट, हॉर्स राइड, इस तरह की बहुत चीज़ें दिखाई गई, ठीक है। सोहागिर घाट में भी सेम चीज़ आप कर सकते हो, आप अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। योगी मठ उड़ीसा में, बुल्स काउ, डोमेस्टिकेशन पता चलने लगा, एग्रेरियन एवोल्यूशन धीरे धीरे होने लगा। तो ये हो गया अपना मीजोलिथिक पीरियड का, ठीक है। अब पेंटिंग्स जो भीमबेटका में थी वो कभी कभी नॉन हैबिटेड प्लेस पे भी बनाई जा रही थी। ऐसे तो हम मान सकते हैं कि वो जहाँ रहते थे अपना घर सजाने के लिए या डायरी बनाने के लिए या अपने खुद की मेमोरी के लिए बनाते थे, बट कहीं कहीं नॉन हैबिटेड प्लेसेस में बनाए गए, तो ऐसा हो सकता है कि उनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा हो। तो ये चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हो अगर कुछ ऐसा पूछ ले कि हाउ द पेंटिंग्स ऑफ स्टोन एज डिपिक्ट्स द सोशल लाइफ ऑफ दैट टाइम, है ना। इस तरह से क्वेश्चन बन गया कि हाउ द पेंटिंग्स ऑफ स्टोन एज डिपिक्ट्स द सोशल लाइफ ऑफ दैट टाइम। तो आप ये सारे जो एग्जाम्पल अभी हम डिस्कस करते आए हैं एक एक करके सोशल लाइफ में ऐड करते जाओ, ठीक है। तो उसके बाद ये रिलीजियस भी हो सकता है। यूज़ ऑफ गेरू लाइम स्टोन टू प्रिपेयर द वेरियस शेड्स ऑफ कलर। तो इससे क्या होता है, उनकी कलर सेंसिटिविटी अच्छी थी, उनके पास क्रिएटिविटी थी अलग अलग कलर्स और शेड बनाने की। और जो है वो प्लांट फाइबर को यूज़ किया था उन्होंने ब्रश बनाने के लिए, स्ट्रोक्स बनाने के लिए। और सबसे मज़े की बात है कि ये हज़ारों साल तक ये कलर सर्वाइव कर गए। तो दिस मीन्स दे हैड गुड नॉलेज ऑफ द सरफेस एंड द केमिकल रिएक्शन दैट हैपन्स विद द सरफेस एंड विद द कलर दे आर यूजिंग, ठीक है। सो इसका मतलब उनकी एक कलर एस्थेटिक भी बहुत अच्छी थी, ठीक है। प्रॉप बहुत सही आंसर बनेगा आपका, मज़ा आएगा अगर आप लिखोगे तो, ठीक है। चालकोलिथिक पीरियड ये मतलब लेटर स्टोन एज में, जब हम स्टोन एज से अपना कॉपर एज में ट्रांजिशन करते हैं तो उसको चालकोलिथिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। देखो इसमें मैं मेनली हम मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे एंड आई एम होपिंग कि आपको पता होगा मोस्टली। अगर नहीं पता होगा तो चालकोलिथिक पीरियड अगर आप कंफ्यूज हो गए तो जाके गूगल कर लो, समझ जाओगे, ठीक है। ऐसे ही करना है। तो भीमबेटका पेंटिंग्स में क्या दिखने लगा हमें, अब सेटल्ड एग्रेरियन लाइफ दिखने लगी। अभी तक क्या दिख रहा था, हंटिंग गैदरिंग वॉर ये सब दिख रही थी, ठीक है। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रिक्वायरमेंट अमंग द केव डेवलपर्स, मतलब एक केव से दूसरे केव के बीच में बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोसाइटी में और डिग्री ऑफ कनेक्शंस बढ़ रहे हैं। यूज़ ऑफ मेटल टूल्स, पॉटरी ट्रेडिशन, पॉटरी पे भी हमें वो दिखने लगे, पेंटिंग्स दिखने लगे। लेस विविड एंड वाइटलिटी, मतलब जो सबसे ज़्यादा विविड और वाइटल थे वो मिजोलिथिक के थे, ये वाले इतने नहीं थे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। बैटल प्रिपेयर्डनेस, बैटल वॉर सीन, ये सब दिखाया जाने लगे, ठीक है। और ये सारी पेंटिंग्स जो है भीमबेटका पे ही क्यों मिली। एक क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा कि 2023 में, कि व्हाट आर द जोग्राफिकल फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन द इंडिया। इस तरह से आया था, मतलब जोग्राफी जो है वो हमारे हिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है। तो ये आपका एक उसमें आंसर हो सकता था कि भीमबेटका पे ही इतनी पेंटिंग्स क्यों मिली, ऐसा क्या था भीमबेटका में। ये था कि वहाँ पे फ्रूट्स के पेड़ बहुत थे, तो खाने का जुगाड़ हो जाता था उनका। शेल्टर्स के लिए बहुत सारी केव्स थी, क्रीक्स थे, वहाँ पे वो वहाँ पे रह सकते थे, अपना घर बसा सकते थे, फैमिली पाल सकते थे, ठीक है। स्ट्रीम्स थी, वहाँ पे उनको साफ पानी मिल जाता, ठीक है। फॉरेस्ट डेंस था, इसकी वजह से वहाँ पे एनिमल्स थे, इनको यहाँ से टिम्बर मिल सकता था आग जलाने के लिए, ठीक है। एनिमल्स थे जिनको हंट करके अपने लिए स्किन हो गया, मीट हो गया और चीज़ें निकाल सकते थे। सो लिविंग कंडीशंस अच्छी थी भीमबेटका में, इसलिए वहाँ पे इतनी सारी पेंटिंग्स और इतना विस्तृत प्री हिस्टोरिक और स्टोन एज का सेटलमेंट वहाँ पे देखने को मिला, ठीक है।
सो ठीक है, इतना आप आंसर लिख दोगे तो आपका ये एक स्टोन एज का कवर हो गया। अब अगर आप इनका आंसर देखोगे तो स्टोन एज इन्होंने बस ऐसे 30 to 40 वर्ड में कवर कर दिया है। अब नाउ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें पॉइंट फॉर्मेट में 3-4 पॉइंट डाल दो, ठीक है, प्रूफ करने के लिए हाँ भाई ये रही एस्थेटिक, ये रही क्रिएटिविटी, ये रही एस्थेटिक, ये रही क्रिएटिविटी, ठीक है, आंसर को अच्छे से डिमांड कर दिया। तो मे बी अगर इनको इस क्वेश्चन में 4/10 मिलते तो आपको 6/10 मिल सकते हैं, बट सारे क्वेश्चन में आप ये नहीं कर पाओगे, वो करना भी नहीं है, ठीक। चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमने चालकोलिथिक पीरियड पढ़ लिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत पेंटिंग्स का तो नहीं था, बट वो क्या करते थे, जो उनकी पॉटरी थी और वॉल्स थे उन पे डेकोरेशन और एस्थेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए वो मोटिव्स बनाते थे, है ना, उसके फिगर्स बनाते थे, ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाते थे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते थे, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती, ठीक है। फ्लोरा फौना और रिचुअलिस्टिक सिंबल्स बनाते थे, जो कि उनके रिचुअल्स होते थे, उनके सिंबल्स बना दिए, कुछ उसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी हो सकता था। तो ये लिख दिया आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी अजंता एलोरा और बाघ वाली केव्स पे, ठीक। तो अब देखो ये जो लिखने का तरीका है ना, जो इन्होंने लिखा हुआ है AIR 1 ने, इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया स्टोन एज से, स्टोन एज से इन्होंने फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेंशन किया, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से अपने जो एंशियंट इंडिया के केव्स थे जैसे कि अजंता एलोरा बाघ केव्स उनके बारे में मेंशन किया, फिर यहाँ पे उदयगिरी खांडवगिरी केव्स के बारे में मेंशन किया, उसके बाद कंक्लूजन दे दिया। तो ये जो इनके लिखने आंसर लिखने का स्टाइल है दैट इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल स्टाइल। तो क्रोनोलॉजिकल स्टाइल इस तरह से होती है कि लेट से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि लेट से इकोनॉमी में आपको क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द करेंट स्टेट ऑफ इंडियन GDP एंड हाउ डू यू सी इंडिया प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स डेवलप्ड इंडिया इन नेक्स्ट 30-40 ईयर, जो भी 2047 तक। तो आप क्या कर सकते हो, क्रोनोलॉजी लिख सकते हो कि हम स्टार्ट यहाँ से किए थे, फिर हमारा LPG रिफॉर्म आया, फिर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया, फिर सर्विस इंडस्ट्री आई, फिर हमारा एग्रेरियन रिफॉर्म हो, जो भी जिस तरह से हो, फिर आज हम डिजिटल इकॉनमी बनने वाले हैं, फिर हम अभी आगे अगर हमें जाना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना होगा, चाइना से फाइट करना होगा, इस तरह से चीज़ें आप लिख के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख सकते हो। जैसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स इन द फ्रीडम मूवमेंट, है ना, फ्रीडम मूवमेंट एंड इंडियन नेशनल स्ट्रगल, तो आप स्टार्ट कर सकते हो शुरू से लेके कि जो रिफॉर्म मूवमेंट्स आए, फिर 1857 आया, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, फिर आगे का जो अपना फाइनल फाइट हुआ, फिर आगे पोस्ट इंडिपेंडेंस में वुमेंस का क्या योगदान रहा, तो इस तरह से आप क्रोनोलॉजी में उनके आंसर्स को लिख सकते हो। सो दिस इज़ वन वे ऑफ राइटिंग योर आंसर। तो इससे आपके आंसर में एक फ्लो दिखता है, ठीक। तो दिस इज़ द वन वे ऑफ राइटिंग द आंसर इन द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इन्होंने वही फॉलो किया है, दिस इज़ द अनसेड ट्रूथ या कह लो अनसेड ट्रिक इन द टॉपर्स कॉपी। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं अपना अजंता केव पेंटिंग्स में म्यूरल पेंटिंग्स थी। म्यूरल मतलब जो वॉल को सरफेस मान के उस पर कुछ कुछ लिख दिया, ठीक है। और इसमें दिखाई क्या गई हैं, ह्यूमन वैल्यू, इमोशंस, सीन्स फ्रॉम जातक स्टोरी, है ना। दे हैव क्रिएटिवली कैप्चर्ड द इमोशंस एंड द सोशल मैसेजेस इन द जातक स्टोरी इन फॉर्म ऑफ पेंटिंग, दिस शोज देयर क्रिएटिवनेस, ठीक है। जो वेरियस बोधिसत्वज हैं जैसे कि वज्रपाणी, आप ये हल्का सा एग्जाम्पल लिख दोगे 0.5 मार्क्स मिलेगा, शायद मिलता है लोगों को, ठीक है। वेरियस बोधिसत्व आपके अजंता केव में 3 फीचर हमने डाल दिए, ह्यूमन वैल्यू, इमोशन, जातक टेल्स, बोधिसत्व, ठीक है। एलोरा केव में आ जाओ। एलोरा केव में जो है वो ऑल 3 रिलीजन का दिखाया गया, तो इससे ये दिखाता है कि जो इनके पेंटिंग्स थे दे वर वेरी इंक्लूसिव इन द नेचर, ठीक है। तो ये सब ऐसे इंक्लूसिव कीवर्ड ये सब डाल सकते हो आप। मेनली जो क्या मिला हमें, गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड विष्णु, शिवा एंड देयर फॉलोअर्स जो पेंटिंग्स में हमें दिखे, ग्रेसियस पोज ऑफ अप्सरा, ठीक है। देखो अप्सरा क्या होती थी, दे वर द ब्यूटीफुल डांसर्स इन माइथोलॉजिकल, इंद्र मतलब इंद्र के राज्य में वो अप्सरा होती थी जो डांस वांस किया करती थी, ठीक है। तो उनके ग्रेसियस पोज को कैप्चर किया गया, दिस शोज देयर एस्थेटिक सेंसिटिविटी, है ना, एंड क्रिएटिवनेस, ये डाल दो आप, ठीक। बाघ के पेंटिंग्स में आप आ जाओ। बाघ के पेंटिंग्स में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में है, मोर सेक्युलर नेचर ऑफ पेंटिंग्स हैं, इन्होंने कैप्चर किया उस समय की कंटेम्प्रेरी लाइफ को। देखो 150 वर्ड से बहुत ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ मैं, लिखना 150 वर्ड ही है आपको, तो उस हिसाब से आप कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हो। फिर
आरामलाई और सीतन वसल केव में क्या है, जो थीम्स ऑफ जैनिज्म है वो कैप्चर किए गए हैं। इन्होंने बड़ी क्रिएटिविटी से जो समवासरणा है, समवासरणा क्या होता है कि जो जैन के तीर्थंकर्स होते हैं वो गैदर होते हैं और फिर अपना सरमन सुनाते हैं, मतलब अपने उपदेश को सुनाते हैं। तो तीर्थंकर डिलीवरिंग सरमन्स एंड रिलीजियस गैदरिंग, ठीक है। तो ये आप सब डाल के आप क्रिएटिविटी एस्थेटिक प्रूफ करते हुए नीचे तक आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए। अब आपको कंक्लूजन के बारे में सोचना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना, आपको टेम्पलेट बना के ले जाना है वहाँ पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था, क्या है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है अपना कि पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स यूज टू एक्सप्रेस द ह्यूमन वैल्यूज ऑन वेरियस कैनवास इन द XYZ ईरा, बस इतना लिखना है। बॉडी में ही इतने पॉइंट्स आ जाते हैं और जनरली ये क्वेश्चंस 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो आपको बॉडी ज़्यादा भरना है, वहाँ से नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब कंक्लूजन में, ठीक, कंक्लूजन में अब ये आप पेंटिंग में यूज करो, स्कल्पचर में यूज करो, डांस में यूज करो, किसी में यूज करो। अगर आपको उस समय बिल्कुल दिमाग पे क्लिक नहीं कर रहा है कि मुझे बहुत भयंकर कंक्लूजन याद है और मैं एकदम तोड़ के आऊँगा, आप ये डालो कि पेंटिंग्स ऑफ दैट टाइम, स्कल्पचर ऑफ दैट टाइम, म्यूजिक ऑफ दैट टाइम, ऐसे, ठीक है। नॉट ओनली कैप्चर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन बट रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिचुअल सोशल पॉलिटिकल इथोस ऑफ दैट ईरा। कितना सिंपल और कितना एलिगेंट कंक्लूजन है। एंड दे प्ले वाइटल रोल इन प्रिजर्विंग इंडियाज वाइब्रेंट कल्चरल मेमोरी। दैट्स इट, हो गया आपका कंक्लूजन। ये कंक्लूजन और ऊपर का इंट्रोडक्शन, ये आपको बिल्कुल रेडीमेड याद होना चाहिए, वहाँ जाके दिमाग नहीं लगाना है कि आप यहाँ इसमें आप 30-30 सेकंड वेस्ट कर रहे हो, बैठ के सोच रहे हो, नहीं। बिल्कुल भाई, क्या है, जो पेंटिंग्स हैं दे डज नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द artistic expression but also shows the cultural, social, political and spiritual ethos of that era, and they are the vital and important source to preserve the India's vibrant cultural heritage. That's it, हो गया। बहुत अच्छा कंक्लूजन है, इससे अच्छा कंक्लूजन आपको लिखना नहीं है, इससे आप लिख भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया, क्वेश्चन आपका ख़त्म हो चुका है। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने रेडीमेड इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, बॉडी के पार्ट्स कैसे देखने हैं, इन्होंने कौन सा आइडिया फॉलो किया था, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। तो हमने भी क्रोनोलॉजिकल में देख लिया, ठीक है। इन्होंने उदयगिरी खांडवगिरी केव्स के बारे में थोड़ा देखा है, वो देख लेना, बट हमने उदयगिरी खांडवगिरी को रिप्लेस कर दिया जैनिज्म बुद्धिज्म के वो सीतन वसल केव वाले से। तो ये आपका हो गया, ठीक। आपने उसके बाद सारे पार्ट्स आंसर कर दिए। उसके बाद मैंने बीच बीच में आपको बताया कि कैसे चीज़ों को एस्थेटिक और क्रिएटिविटी से लिंक करना है। अब वो लिंक आप कहीं भी कर दो, सोशल लाइफ से कर दो, टेक्नोलॉजी से कर दो, पॉलिटिकल लाइफ से कर दो, सोशल गैदरिंग से कर दो, मेल फीमेल से कर दो, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। इन्फॉर्मेशन इसी में से यूज करोगे आप, ठीक। कंक्लूजन में सिंपल बेसिक रखना है कि भाई वहाँ का जो इथोस था पॉलिटिकल पेस्टल इथोस, उसके बाद ये बहुत हेल्प करता है हमारे वाइब्रेंट कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में। दैट्स इट, हो गया आपका, बहुत अच्छा कंक्लूजन है, ठीक। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब ये आपका होमवर्क है, कर लेना। आई बिलीव कि काफ़ी लोग होमवर्क करते हैं, आप लोग भी कर लेना। ये आपका होमवर्क है। मैं ये जो 1 2 3 4 पेज है, ये मैं अपने ग्रुप पे शेयर करूँगा। इसमें आपका आंसर रहेगा, आप इसको देखना और इसी में से क्वेश्चन लिखने की कोशिश करना, एक स्ट्रक्चर बनाना है ना, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, पार्ट्स, सब पार्ट्स, उसके कीवर्ड्स एड्रेस करने की कोशिश करना, उसी में से कंटेंट उठाना और लिखने की कोशिश करना। और अगर मन करे तो मुझे दिखा देना, देख लूँगा, मतलब सबकी तो 10-20 कॉपी तो देख ही सकते हैं कि आपने कैसे लिखा, कंक्लूड कैसे किया, आपने कनेक्ट कैसे किया इन्फॉर्मेशन को। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है ना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ठीक है, आज के लिए आई थिंक वार्म अप के लिए इतना काफ़ी अच्छा है, और इसी तरह से अब हमारा नोट्स जो है वो इन्हेंस होता जाएगा। अब आगे चल के एंशिएंट केव पेंटिंग्स पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए लाइफ में, है ना, आप सोते में भी उठ के बता दोगे कि भाई ऐसे ऐसे लिख डाल, इसमें ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब एंशिएंट केव पेंटिंग्स पढ़ ली। इसी तरह से हम हर एक आर्ट फॉर्म को क्वेश्चंस के थ्रू हम एक्सप्लोर करते करते पढ़ेंगे। आर्ट फॉर्म हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, सोसाइटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इस तरह से जैसे ही आप 100 से 150 क्वेश्चन करोगे हर जीएस पेपर में, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा
लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिले और थोड़ा हिम्मत मिले डिलीवर करने के लिए। और ये क्वेश्चन सॉल्व करो, अपना आंसर लिखो, और एक बार में नहीं हुआ तो 2 बार में करो, 3 बार 4 बार। 150 वर्ड में नहीं हो रहा, 250 वर्ड में लिखो, 300 वर्ड में लिखो, रिड्यूस हो जाएगा, है ना, वो क्रिएटिविटी डेवलप हो जाएगी आपके अंदर। ठीक है, सो रोना धना हो चुका है प्रीलिम्स का, एंड लेट्स स्टार्ट फुल्ली विद द मेंस एंड फिनिश GS1 and paper 2 of sociology by the July. That's our target. See you in the next video. Good night.